आइए प्यारे बच्चों, आज अपने इस चैनल में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम लोग चर्चा करते हैं। कोशिश करिए आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। जो चीज समझ में ना आए आगे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार क्या है उस चीज को समझ लेते हैं। आपने नियम पढ़ा होगा, अफवाऊ का नियम। अफवाऊ के नियम में कहा गया है कि परमाणु के अंदर जो कक्षाएं होती हैं उनके बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? 1s ऑर्बिटल में जाएगा। इसके बाद जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे तो 2s में जाएगा। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब यहां भी पूरे भर जाएंगे तो 2p में जाएगा। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं p ऑर्बिटल में। इसी तरह से s में 2 फिर से भरेंगे, p में 6 भरेंगे, s में 2 भरेंगे और d में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है, बनाया जाता है। आइए तत्वों का हम लोग विवरण करते हुए देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें एक कक्षा में केवल s ऑर्बिटल होता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किंतु हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s1। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। पहली कक्षा में इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है 1s2, क्योंकि s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हीलियम के पास अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2। लिथियम आप लोग देख रहे हैं, परमाणु क्रमांक 3 है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन क्षमता ही है इतनी की। इसके बाद अगली कक्षा 2s ऑर्बिटल जो है उसमें बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 हो जाता है। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, पहली कक्षा में 1s2, दूसरी कक्षा में 2s2। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। इसके बाद आगे चले तो बोरान हमें प्राप्त होता है 1s2 2s2 2p1। क्योंकि s ऑर्बिटल पूरा 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब इसके पास आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि 2s भरने के बाद 2p में पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है, 1s2 2s2 2p, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। अभी इसके पहले आपने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन भरा था, अब 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। नाइट्रोजन में देखिए 1s2 2s2 2p3, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक 8 है, O8 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन में F9 1s2 2s2 2p5 और नियॉन में आप देख रहे हैं कि 1s2 2s2 2p6। p ऑर्बिटल की अधिकतम धारित क्षमता 6 पूरी हो गई। अब 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, इसलिए अब आगे आने वाले परमाणु में अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा 3s में जाएगा। और आप देख रहे हैं सोडियम में 1s2 2s2 2p6 और ये तीसरा ऑर्बिटल आ गया जिसके s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो गया। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 Mg 1s2 2s2 2p6 3s2। ये इस तरह से तीसरा s ऑर्बिटल भी यहाँ भर गया पूरी तरह से। अब आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन 3p में आएगा। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p में पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया। ये 6 तक फिर से जाएगा। आप देख रहे हैं सिलिकॉन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 आ गया। और फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर में आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 16 है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
आर्गन AR 18, परमाणु क्रमांक 18 हो गया। 2s2, 2s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ देख रहे हैं कि तीसरी कक्षा भर गई। अब आइए चौथी कक्षा में आप जैसे देखेंगे कि 19 में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये चौथी कक्षा की शुरुआत हो रही है 4s1। कैल्शियम में देखें परमाणु क्रमांक 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इस तरह से 4s तक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब अगली कक्षा आती है डी, अर्थात यहाँ से आप संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ पाएंगे। डी ऑर्बिटल के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एससी परमाणु क्रमांक 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। यहाँ से तीसरी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो गए हैं। पहला इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से प्रवेश कर गया। टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुके हैं। वेनेडियम में परमाणु क्रमांक 23 में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। और क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 में आप देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। यहाँ आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग परिवर्तन दिख रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से भर चुके हैं तो ऐसे कंडीशन में यहाँ 1 क्यों हुआ और यहाँ 4 के स्थान पर 5 इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ? इसका कारण भैया बहनों N+L नियम है, जिसमें यह कहा गया है कि पहले वो ऑर्बिटल भरते हैं जिनके लिए N+L का मान कम होता है। इस कंडीशन के कारण आप देख रहे हैं कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक कक्षकों के स्थायित्व का नियम कहता है कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में आधे इलेक्ट्रॉन अर्थात अर्धपूरित ऑर्बिटल हो तो वह ज्यादा स्थायी होता है। इसी प्रकार से वह पूर्ण पूरित हो तो भी स्थायी होता है। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 4s से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया। इसके कारण डी ऑर्बिटल में आधे इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित हो गया और यह स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। यमियन 25 में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ये नियमानुसार ही है। Fe 26 में आप देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। निकेल परमाणु क्रमांक 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। अब क्रोमियम के बाद जैसे आपने क्रोमियम में देखा था कक्षकों के स्थायित्व के नियम के आधार पर आपने देखा था कि 3d से है ना 3d में 4 के स्थान पर 5 हुआ और 4s से 1 इलेक्ट्रॉन गया था। यहाँ भी आप कॉपर 29 में इसी प्रकार का कुछ कक्षकों के स्थायित्व का नियम देखेंगे। यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये देखिए 3d में 9 होना चाहिए तो 9 जो है अर्धपूरित ना होता और ना ही पूर्ण पूरित होता। पूर्ण पूरित होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसलिए 4s से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, जिसके कारण 4s अर्धपूरित हो जाता है और 3d जो है पूर्ण पूरित हो जाता है। और इस तरह से यह परमाणु स्थायी हो जाता है। परमाणु के स्थायित्व के लिए कक्षकों के स्थायित्व के लिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है 4s से 3d में। जीडीएम 30 में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अर्थात आप देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाओं के नियमानुसार हैं। केवल थोड़ा सा परिवर्तन क्रोमियम 24 में देखने को मिल रहा है, जहां से 4s से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। और इसी प्रकार से कॉपर 29 में भी देखते हैं कि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। भैया बहनों, यह वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को रख सकते हैं। आगे की वीडियो में उसका समाधान दिया जाए। धन्यवाद।